बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट विशाल शाकिर और मियां अली हैदर साहब के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन चल रहे हैं क्रिमिनल लॉ के ऊपर। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की लॉ ऑफ बेल की और आज हम डिस्कशन करेंगे रिमांड के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। हम बहुत टाइम ले रहे हैं अपने व्यूअर्स के लिए, लेकिन जो सेशन चल रहा है और जिस पेस से और जिस क्वालिटी पे चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो इससे बहुत मुस्तफ़ीद होंगे। सर, हमने लास्ट टाइम डिस्कशन की लॉ ऑफ बेल के ऊपर और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझ आई कि बेल हैं क्या और किस टाइप की होती हैं। बेल के साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो सेक्शन चलते हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर, वो लॉ ऑफ रिमांड के हैं। तो मैं चाहूँगा आप हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि लॉ ऑफ रिमांड है क्या और ये कितने टाइप्स का होता है। ओके विशाल, इन्वेस्टिगेशन स्टेज के लिए, और जब मैं इन्वेस्टिगेशन की बात करता हूँ तो इसके अंदर जब हम रिमांड को डिस्कस करते हैं तो यू नीड टू कीप इन माइंड कि हम जो बंदा गिरफ़्तार हो गया है उसके ऊपर ये रिमांड का फेज़ आता है। यानी डेफिनेटली अब आप आफ्टर अरेस्ट बेल के प्रोसीजर में जाएंगे इस स्टेज को क्रॉस करने के बाद। ठीक है। तो रिमांड इन्वेस्टिगेशन स्टेज की सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है और इसी रिमांड के अंदर आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। दो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं जो इसको डील करती हैं ज़ाब्ता फ़ौजदारी की, एक 167 और एक 344। अब होता क्या है कि जब आप अरेस्ट होते हैं किसी भी मुकदमे के अंदर, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की FIR अंडर सेक्शन 154 रजिस्टर हो गई है, तो उसके बाद पुलिस ने आपको अरेस्ट कर दिया। नाउ यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपका स्टार्ट होता है बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 10, जो ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन के सामने पेश करना है। ठीक है। और उसके बाद 167 देखें तो वो ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर आपने मैजिस्ट्रेट के सामने उस बंदे को पेश करना है जिसको आपने अरेस्ट किया। अच्छा, अब इस स्टेज के ऊपर अगर तो पुलिस समझती हो कि इस बंदे से कोई रिकवरी नहीं होनी। ठीक है। अच्छा, जब ये मैं रिकवरी की बात आपसे कर रहा हूँ तो देखिएगा, रिमांड हमेशा लिया जाता है इन्वेस्टिगेशन पर्पस से। अगर उस बंदे से कोई तफ्तीश करनी है, कोई फैक्ट्स अभी रिकॉर्ड के ऊपर लेके आने हैं, कोई उससे रिकवरीज होनी है, तो उस वजह से पुलिस जो है वो उसका रिमांड अदालत से मांगती है, विच इज़ फिजिकल रिमांड। ठीक है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल रिमांड। अगर पुलिस समझती हो कि इस बंदे को हमने अपने पास रख के इससे तफ्तीश करनी है इस मुकदमे की बाबत, तो वो अदालत को एक रिमांड पेपर देती है कि हमें इस बंदे का 14 दिन का रिमांड चाहिए। अमूमन नॉर्मल प्रैक्टिस ये है, चाहे छोटा ऑफेंस हो चाहे बड़ा ऑफेंस हो, पुलिस डायरेक्ट लिख के ले आती है जी कि जी 14 दिन का रिमांड दिया जाए। ठीक है। अब इस सूरत हाल के अंदर हमारी जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, विच इंक्लूड्स द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड द प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स, वो ये कहते हैं कि कभी भी आपने स्लिप शॉट मैनर में स्ट्रेट अवे 14 दिन का रिमांड नहीं देना। ठीक है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न डियाट्रे है, वो ये है कि पुलिस की इस इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर के ऊपर जो इलाका मजिस्ट्रेट है वो एक वॉच डॉग का रोल प्ले कर रहा होता है। वो किस तरह कि आपने इसको 2 दिन का रिमांड दे दिया और 2 दिन के अंदर वो अपनी तफ्तीश करके मजिस्ट्रेट साहब के पास दोबारा पेश करते हैं कि जी हमें 2 दिन का और चाहिए। तो यहाँ पे अदालत का रोल शुरू होता है। अदालत ये देखेगी कि आया जो मैंने पहले 2 दिन दिए हैं रिमांड के फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसको इस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने फ्रूटफुली यूज़ किया, कोई इम्प्रूवमेंट आई है केस के अंदर, कोई इन्वेस्टिगेशन आगे प्रोसेस फर्दर हुआ है कि नहीं हुआ। अगर अदालत समझती हो कि नहीं ये इसने सही नहीं किया, तो अदालत 2 काम कर सकती है। एक, उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की सरजनिश कर सकती है कि भाई तुम और रिमांड मांगने लग रहे हो, तुमने पहले 2 दिनों के अंदर क्या किया। ठीक। या दूसरा, जज क्या कह सकता है कि उसको जुडिशल कस्टडी में भेज देता है। उसके ऊपर हम बाद के ऊपर आएंगे। हमारी जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि आपने हमेशा 20 मील के अंदर इन 14 दिन को डिवाइड करना है। यानी पहले 2 दिन का दे दिया, फिर 3 दिन का दे दिया, फिर 4 दिन का दे दिया, इस तरह करके। बट अगर आप इसकी एक मैक्सिमम लेंथ को देखा जाए तो वो मैक्सिमम लेंथ पहले 24 घंटे मिला के 15 दिन और 167 की रोशनी में 14 दिन। इससे ज़्यादा आप फिज़िकल रिमांड नहीं दे सकते। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर जब भी रिमांड ख़त्म होगा तो
तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो ड्यूटी बाउंड है कि मजिस्ट्रेट के पास उसको दोबारा पेश करे, क्योंकि वो अगर पेश नहीं करता तो वो इलीगल इनकार्सरेशन में आ जाता है और वो बाय लॉ ये कर नहीं सकता, जिसकी वजह से वो फ़ौरन जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है। अब यहाँ पे एक और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक नॉर्मल मैटर ऑफ जो प्रैक्टिस है हमारे यहाँ पुलिस अथॉरिटीज़ की तरफ, वो ये है, पुलिस वाले करते क्या हैं, पाकिस्तानी है कोई ना कोई, हमने वो गेम तो अपनी ट्रैक तो चलाना होता है, वो क्या करते हैं कि बंदे को गिरफ़्तार कर लेते हैं, लेकिन रपट रोज़नामचे के अंदर जहाँ पे उस मुल्ज़म की गिरफ़्तारी को दर्ज करना मतलूब होता है वहाँ पे दर्ज नहीं करते। ठीक है। अब अगर तो पार्टीज़ को पता है, उसके वारसान को पता है कि जी हमें विशाल ने अरेस्ट कर लिया हुआ है, तो वो आके उसे कहेंगे भाईजान दी गिरफ़्तारी पाओ। अच्छा, वो कहेंगे जी अभी देख रहे हैं, ये है वो है फलाना। कुछ सेंसिटिव पार्टीज़ या क्लाइंट्स जो कि सेंसिटिव प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ बट लीगली दे आर एंटाइटल्ड टू डू, जो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो क्या करते हैं कि वो फ़ौरन से पहले हेबियस पिटिशन फाइल कर देते हैं कि जी हमें इस पुलिस स्टेशन वालों ने इलीगल इनकार्सरेशन में हब्स बेजा में रखा हुआ है, तो इस बंदे को जो है ना वो बाजियाब करवाया जाए। सो वो एक नई स्कीम ऑफ फौजदारी की जो हमारे यहाँ चलती है वो शुरू हो जाती है। बट आपको बताने का मकसद ये है कि पुलिस वालों की कोशिश होती है कि जितनी ज़्यादा देर मुल्ज़म हमारे पास रह जाए उतनी ज़्यादा देर, या वो समझते हैं कि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि अगर पुलिस वाला तफ्तीश करने वाला हो, और बहुत सारे ऐसे मेरी अपने वकालती एक्सपीरियंस के अंदर मैंने बहुत अच्छे अच्छे तफ्तीश ऑफिसर्स देखे हैं जिन्होंने 2 से 3 दिन में पूरे के पूरे केस का मामा वो सॉल्व कर देते हैं। बट कुछ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रिकवरीज बनानी होती हैं, नक्शे बनने होते हैं, वो उसके बाद क्या कहते हैं फरदात बननी होती हैं, तो इस वजह से वो जो है वो थोड़ा सा प्रोसेस, एक रीज़नेबल टाइम अदालत ने या हमारे कानून ने उनको दिया हुआ है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर उसको कंप्लीट करेंगे। सर, जो 15 दिन की जुरिस्डिक्शन है या जो टाइम फ्रेम अभी बताया जा रहा है, इसके पीछे क्या जूरिस्प्रूडेंस है? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि 2 हफ्ते के अंदर आपने कंप्लीट करना है, या कोई इसके अंदर लेजिस्लेटिव माइंडसेट क्या था कि 14 दिन के अंदर आपने कंप्लीट करना? असल में बताएं बात क्या विशाल, बहुत सारे मुकदमे अननोन मुकदमे भी होते हैं, यानी आपको असेलेंट्स का पता ही नहीं है वो कौन, उनकी आइडेंटिटी आपके पास डिस्क्लोज नहीं है। और फिर बहुत सारी ऐसी प्रोसीजरल तफ्तीशी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो दैट टेक टाइम, बिकॉज इट्स अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। हम कौन सा कोई इंग्लैंड या अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं कि हर चीज़ आपकी वेल कनेक्टेड है और ये वो सारा कुछ। आपने CDR निकलवानी है किसी की, तफ्तीशी एज अ तफ्तीशी ऑफिसर, तो उसने एक डिपार्टमेंट को लिखना है कि जी मुझे इसकी CDR निकाल के दें, कौन सा को उसने जाना और उसे फ़ौरन मिल जानी है। उसने नक्शे बनाने, उसने लोगों के गवाहों के रिकॉर्ड, बयानात रिकॉर्ड करवाने, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो जो इसके पीछे मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ, जिसने आपको याद होगा पिछले लेक्चर मैंने आपको कहा था कि मेरा एक रिजर्वेशन है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, के वो यानी एविडेंस के ऊपर। एविडेंस क्या है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। सो उसने उन तमाम फैक्ट्स को, उन तमाम मैटर्स को कलेक्ट करना है, एंड इट टेक्स टाइम, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास इतना मैसिव लोड है पुलिस स्टेशंस के अंदर कि आपकी ह्यूमन कैपेसिटी नहीं है उससे कोप अप करने के लिए। सो वो एक 14-15 दिन का, और जो इलीगली वो भी ऊपर से 5-6 दिन या 3 दिन निकाल लेते हैं, वो इसीलिए निकालते हैं कि उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो इसको सारे तमाम मुकदमात को स्पीडीली करें। बट लेजिस्लेचर का जो इसके पीछे मंतक और मंशा है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि एक पुलिस की कस्टडी में बंदे को दिया जाए ताकि उससे पूछा जा सके कि भाई तुमने ये जुर्म किया है तो क्यों किया, और अगर नहीं किया तो तुम्हारा इस बारे में क्या स्टांस है इस बारे में। अगर मैंने तुम्हारे पे एलिगेशन लगाया और तो फिर तुम इसको बताओ। और यहीं पे बात वही आ जाती है जो मैंने इनक्विजिटोरियल और एडवर्सेरियल की बात की थी कि ज़्यादातर चीज़ें मुल्ज़म से पूछी जाती हैं, और जबकि जब अदालत में चले जाते हैं तो फिर मुद्दई ने अपना क्लेम को साबित करना होता है। अच्छा सर, ये बताइए कि जो 14 दिन का आपने बताया कि हमारी सुपीरियर कोर्ट्स ने गाइडलाइन भी प्रोवाइड की है कि आपने एकदम ही 14 दिन का नहीं दे देना, आपने एज अ वॉच डॉग उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखना है। तो ये लाजमी है कि 14 दिन पूरे होने ही होने हैं, या 14 दिन से पहले भी उनको जुडिशल किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कोई ज़रूरत। मैंने आपको बताया ना, फ़र्ज़ करें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक FIR हुई है 499F की, ठीक है। 499F के अंदर जो रिकवरी मीमो बनना है उस चेक का रिकवरी मीमो बनना है, जिस चेक को ऑलरेडी पुलिस के सामने उसने पेश किया है बमा स्लिप,
ठीक है। अब टेक्निकली देखा जाए तो जब आपको पकड़ेंगे, आपसे पूछेंगे भाई तुमने ये पैसे देने हैं इसके, तुमने चेक इशू किया हुआ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तुम इसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ अटैच है, तुम्हारे साइंड हैं, तुम्हारी लिखाई है, तो अगर वो कहे कि हाँ जी मेरे ही दस्तखत है, मेरी लिखाई है और मेरा ही चेक है, नाउ व्हाट एल्स इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड इन दैट केस। सो उस सूरत हाल के अंदर अमूमन पुलिस भी कहती है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन के सर इसको जुडिशल कर दें, और अदालत भी देख सकती है। यानी ये 14 दिन या 15 दिन का जो कॉन्सेप्ट है ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 2 दिन बाद भी हो जाते हैं। कईयों के कई मुकदमात में तो वो रिमांड मांगते भी नहीं है कि हमें रिमांड चाहिए, और कईयों पे जिनसे मांगते हैं वो 15 दिन से भी ज़्यादा चला जाता है। आपको पता है जो कुछ आजकल हो रहा है। जी सर, उसी बात पे आते हैं कि जो कुछ आजकल हो रहा है, विदाउट नेमिंग एनीवन और एनी नेम्स। अब ये बताइए कि जो रिमांड का जो पीरियड है, जो आपने फ़िज़िकल रिमांड ले लिया कोर्ट से, इस दौरान पुलिस इन्वेस्टिगेशन किस तरह करती है? क्या इसमें जैसा आपने देखा फ़िज़िकली उनके पास जब कस्टडी है तो क्या मारना अलाउ है, ये डंडे चित्र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट? लेट मी से इट आउटराइटली कि नॉट एट ऑल। आप शायद जिस्मानी रिमांड को या फिज़िकल रिमांड को हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि जी इसका जिस्म तुम्हें दे दिया, कुटो इसे टका के जितना कुट सकते हैं। नो, नॉट एट ऑल। देखें, UNDHR यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स आ गया, जनीवा कन्वेंशन आ गया, उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, फिर आपकी रिस्पेक्टिव लेजिस्लेशंस आ गई, पुलिस रूल्स आ गए, पुलिस ऑर्डर आ गया। कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि आपने मुल्ज़म के ऊपर किसी भी किस्म का जिस्मानी, ज़हनी, इमोशनल टॉर्चर करना। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इट इज़ इलीगल, it is uncalled for and it cannot be supported in any court of law। पहली बात। अच्छा, अब दूसरी ये बात आ रही है कि अगर ये मैं कहूँ कि थानों में ऐसा होता नहीं है तो आई विल बी प्लेइंग अ वेरी नाइव पर्सन। इट्स नॉट लाइक दैट। होता है, छितर एग्जिस्ट करते हैं थानों के अंदर। सोशल मीडिया पे आप वीडियोस भी देखते हैं कि जिसके अंदर अगर लॉ ये कहता है कि एक औरत को फीमेल इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन वहाँ पे मर्द इन्वेस्टिगेट करते हुए पुलिस ऑफिसर्स आपको नज़र आएंगे। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेसेस में आपने बहुत सारी सोशल मीडिया के अंदर वीडियोस देखी होंगी कि इलाके का चौधरी या इलाके का जो पावरफुल बंदा है या MNA या MP है, वो थाने में बुला के लोगों को कुटवाने लगा हुआ। ये सब इलीगल है, इट्स अनकॉल्ड फॉर। और लेट अलोन कि आप पुलिस के बारे में कहें कि उनको इजाज़त है, उनको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। ऑल दे कैन डू इट और दे शुड डू इट, इन्वेस्टिगेट करना। और मैं आपको ऑनेस्टली अपना एक्सपीरियंस बताऊं, यानी एक हमारे लॉ ऑफ एविडेंस में कॉन्सेप्ट है क्रॉस एग्जामिनेशन का। बिल्कुल। विगमोर ने उसके बारे में कहा था कि इट इज़ द बेस्ट वेपन एवर इन्वेंटेड इन द फील्ड ऑफ ए लॉ टू इलिसिट द ट्रूथ आउट ऑफ द पर्सन जो विटनेस बॉक्स में। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन का, एक FIR का ऑलरेडी इतना खौफ होता है मुल्ज़म के दिमाग के ऊपर कि एक अगर अच्छा तफ्तीश करने वाला हो तो वो हाथ लगाए बगैर भी एक लॉजिकल कंक्लूजन पे निकल आता है तफ्तीश के अंदर। और यहाँ पे हमारी थोड़ी सी कल्चरल भी वो इम्पैक्ट इन चीज़ों पे आ जाता है, कॉलोनियल माइंडसेट भी आ जाता है कि थाने कचहरी का जो कल्चर है वो भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रहा होता है कि जी इन कुट्टो गई थे न दसना। सर बड़ा एक वो प्रिवेल करती है ये बात के लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और ये पुलिस भी इस चीज़ को लेकर चलते कि वो कहते हैं कि यार आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं हार्डन क्रिमिनल्स, ये तो प्यार से कुछ बताएंगे नहीं जब तक हम इन्हें छित्तर नहीं मारेंगे। सर देखें, छित्तर मारने से आप जो मर्ज़ी निकलवा लें, ठीक है, जो मर्ज़ी निकलवा लें, क्या वो अदालती कानून के अंदर, अदालती निज़ाम के अंदर सस्टेनेबल है? उसको तो ऑलरेडी एक प्रिजम्पशन दे दी गई है कि जो कुछ आपने तफ्तीश में कहा उसकी वैल्यू भी कोई नहीं है। ठीक है। एज लॉन्ग एज मैं वो, अगर आप जुर्म की कमीशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इसीलिए कानून के अंदर ये जो इन्वेस्टिगेशन के एरियाज़ आते हैं और बिलखसूस रिकवरी के एरियाज़ आते हैं, आर्टिकल 40 बड़ा खूबसूरत है QSO का। सो मच ऑफ सच इन्फॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यही बताता है आपको कि एज लॉन्ग एज उसकी जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर रिकवरीज हो रही हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी उनको एक प्रिजम्पशन है कि वो सही तरीके से हुई हैं। सो बात वहीं पे आ जाती है कि जो आपने बात की है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये कॉन्सेप्ट
कहने के लिए आसान है, लेकिन इसको जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो इसका सम टाइम्स फ़ायदा भी हो जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ़ायदा भी नहीं होता। और ख़ास तौर पे मुझे आप एक बात बताएं कि इस वक्त हम लोग 5th जनरेशन वॉर के अंदर है। आपका सोशल मीडिया इस कदर एक्टिव है और इस कदर अवेयरनेस देने लगा हुआ है, तो अब आपको ऑनेस्टली बताऊं कि जब भी इस तरह की कोई वारदात होने लगती है तो कैमरे वहाँ पे लेके सारे पहुँचे होते हैं। और ये भी रीसेंट जो एग्जांपल्स आपके सामने हैं कि जो स्टेटमेंट्स वगैरह आ रही हैं सारा कुछ, तो उस रोशनी में मेरा आपसे सिर्फ जो इस बात को समझाने का मकसद है वो यही है कि अगर ये मैं कहूँ कि ये थानों में होता नहीं है, बिल्कुल होता है। क्या ये होना चाहिए? द आंसर इज़ नो। बहुत सारे और तरीके हैं, साइंटिफिक तरीके हैं। आपकी जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी है, इसने बहुत सारी डेवलपमेंट्स कर ली हुई हैं। सो उस अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो साइंटिफिक बहुत सारे तरीके हैं जिनको अडॉप्ट किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर, इसी बात से एक इनोसेंट क्वेश्चन पैदा होता है, जिस तरह आपने बोला कि जो पुलिस के आप सामने बात कर रहे हैं रिमांड के अंदर, उसकी कोई वैल्यू ही कोई नहीं है, तो वाई टू पुट सो मच एफर्ट इन दैट रिमांड प्रोसीजर? ओके, for the purpose of investigation, to bring the record, to bring the facts on the record. एटलीस्ट कुछ तो पता चले ना कि ये हुआ क्या। मैंने आपको एक बताया था, अभी एक्सप्लेन किया था कि मुकदमे की इंसेप्शन से लेके उसके सबमिशन ऑफ चलान तक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ज़िम्नियाँ लिखनी है। बिल्कुल। उसने एक एक चीज़, एक एक दिन, एक एक घंटे का टाइम उसमें जो है ना वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसने तफसील देनी है। और वो एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन की भी मैं आपको लॉजिक एक बता देता हूँ जिससे आपकी इस बात का जवाब भी निकल आएगा। किसी एक पॉइंट इन टाइम किसी मुकदमे के अंदर प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस दे दी, डिफेंस ने जरा कर ली, प्रोसिक्यूशन अपनी बहस कर दी, डिफेंस ने अपनी बहस कर दी। अब जज साहब बैठे हैं, वो ऑकुलर अकाउंट के ऊपर थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार गवाह अपनी बात एग्जामिनेशन चीफ के अंदर सही कर गया है, बट कुछ चीज़ों के ऊपर डिफेंस काउंसिल ने इसको डिस्क्रेडिट भी किया है। तो लेट्स सी के पॉइंट इन टाइम के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो उस वक्त तफ्तीशी ने इन तमाम मामलात के बारे में क्या अप्रोच किया, तो वो पुलिस डायरीज को खोल के कंसल्ट करके एक इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं। सो जो बात आपने बात की है कि जी उसकी क्या वैल्यू, अगर वो तो रिकवरीज की हद तक बिल्कुल वैल्यू है, इन्वेस्टिगेशन की हद तक बिल्कुल वैल्यू है, कन्फेशन की हद तक वैल्यू नहीं है। सो इस वजह से ये ज़रूरी है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस सिर्फ मुद्दई के बयान पे तो साबित नहीं करना। गवाहों के बयान किसने रिकॉर्ड करने हैं? तफ्तीशी ऑफिसर ने। वो कब होंगे? इन्वेस्टिगेशन के दौरान, रिमांड स्टेज पे। रिकवरीज कब होनी है? रिमांड स्टेज पे। और अगर नहीं भी होनी तो वो भी रिमांड स्टेज पे ही होनी है। आइडेंटिफिकेशन परेड होनी है तो वो भी रिमांड स्टेज के ऊपर होनी है। उसके बाद क्या कहते हैं, और नक्शे बनने हैं, मौके का नक्शा बनना है, वो बिला स्केल बनता है, बा स्केल बनता है, विद स्केल विदाउट स्केल। फिर उसके बाद किसी का कोई स्टेटमेंट 164 का, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उसी फेज़ के अंदर हो रही होती हैं, जो कि कल को अदालत के अंदर चलान 173 की जो रिपोर्ट है वो सबमिट जो होनी है, ये तमाम कागजात उसके साथ लगने हैं। ठीक है। अगर आप ये सिर्फ छोड़ दिया जाए FIR और अदालत में चलान जमा करवा दें, वो हमारी ज़ाब्ता फौजदारी के ख़िलाफ़ है, क्योंकि आपको कुछ तरीक़ाकार आपकी ज़ाब्ता फौजदारी ने बताया है, यू हैव टू फॉलो दैट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अभी हम जिस्मानी टॉर्चर की बात कर रहे थे, जिस आपने बताया कि होता तो है, बेशक कानून में उसकी इजाज़त नहीं है, अगर हो जाता है रिमांड स्टेज के अंदर तो क्या ऑप्शंस होती हैं, क्या प्रोसीजर होता है उसके अंदर? अच्छा, सबसे बड़ी आपको यहाँ पे बताऊँ कि लॉ बहुत रैपिडली चेंज हुआ। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट था कि इलाका मजिस्ट्रेट जो होता है ना, और ये अभी भी मेरा अपना ज़ाती मानना है कि इलाका मजिस्ट्रेट एक हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। वो एक वॉच कर रहा है कि तफ्तीशी सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, तफ्तीशी इस मुकदमे को सही प्रोसिक्यूट वो यानी इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। बट एक मैजिस्ट्रेट तफ्तीश में इंटरफेयर नहीं कर सकता, और ये भी रिसेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई एक बड़े पॉपुलर केस के अंदर कि हम इन्वेस्टिगेशन में इंटरवीन नहीं कर सकते, और ये उन्होंने जो वो डायरेक्शंस ली हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की सेटल्ड प्रिंसिपल है कि आप इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकते। बट इफ माई क्लाइंट इज टॉर्चर्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, व्हाट शुड आई डू? When he will be produced before the Ilaka magistrate, or even if he is not produced,
you have a right to file a miscellaneous application before the magistrate कि I have a good reason to believe कि मेरे client के ऊपर torture किया गया. ठीक है. और अदालत like any other person, like any other normal case, उस बंदे का मेडिकल कंडक्ट करवा सकती है कि टू डिटरमिन कि वाकई उस बंदे पे टॉर्चर हुआ है कि नहीं हुआ. अब ये एक अलग डिबेट है कि बहुत साइंटिफिक टेक्निक्स होती हैं टॉर्चर की, कि ऐसे तरीके से गुज्जी सट मारी जाती है कि पता भी नहीं चलता कि इसको मारा है और उसको चोट भी लगी होती है. ठीक है. वो आपने अक्सर बड़ी फेमस ग्वांतानामो बे के अंदर जो टॉर्चर किया जाता था कि आपकी आंखों के ऊपर पट्टी डाल के पानी ऊपर से डाल दिया, तो इस वजह से, और यानी पानी मुंह पर डाल दिया. बहुत सारी और साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, आपका यूट्यूब भरा पड़ा है उन टेक्निक से रिलेटेड. बट द पॉइंट इज़ कि अगर मेडिकल में डिटरमिन हो जाए कि वाकई इस बंदे के साथ टॉर्चर हुआ है, देन कोर्ट कैन ऑल्सो डायरेक्ट टू प्रोसीड एडमिनिस्ट्रेटिवली अगेंस्ट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. उसमें 155(1) की कार्रवाई हो सकती है. एंड द सेकेंड इज़ उन टॉर्चर के कॉन्सिक्वेंसेस में अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता हुआ, जो हर्ट का चैप्टर आएगा ना, हर्ट का उसको कौन सा हर्ट कॉज हुआ, तो उस हर्ट के केस के तहत उसके ऊपर 154 के तहत FIR भी लॉन्च हो सकती है. ठीक है. अच्छा सर, अभी हम बात कर रहे थे निशान की. आपने कहा ऐसे गुज्जी सट मारते हैं कि निशान भी नज़र नहीं आता. और अगर हम टॉर्चर की बात करें तो टॉर्चर इज़ नॉट लिमिटेड टू द फिज़िकल टॉर्चर्स, मोर लाइक अ मेंटल टॉर्चर. जो आप वो करते हैं, आप फैमिली को मिलने नहीं देते, आप खाना नहीं खाने देते, या कुछ आप इस तरह की बातें करते हैं जिससे इंसान मेंटल टॉर्चर पे हो. एक ऐसा बंदा जो किसी एक नोबल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, ये चीज़ें तो ना निशान छोड़ती हैं जिस्मानी तौर पे, और ना इनको कोई मेजर करने का पैरामीटर है. इस सिचुएशन में कानून क्या कहता है? विशाल, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस पॉइंट के ऊपर जूरिस्प्रूडेंस या अभी कोई डेवलप नहीं हुई. ठीक है. उसकी वजह ये है कि जब आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रह रहे हो ना, तो उसके अपनी हदूदों का यूज़ होती हैं और उसकी अपनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं. और जब आप किसी डेवलप मुल्क के अंदर रह रहे हो तो वहाँ चीज़ों को परखने का और देखने का एक अपना अंदाज़ होता है. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर आप मेरे से पूछें कि इमोशनल टॉर्चर या मेंटल टॉर्चर से रिलेटेड कोई ऐसा मैकेनिज़्म प्रोवाइडेड हो, तो वो यही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि आप मजिस्ट्रेट को कहें कि मेरे ये जो क्लाइंट है इसको इमोशनल या मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है. सो वो क्या किया जा सकता है, वो अगेन मेडिकल के लिए रेफ़र करेंगे, डॉक्टर्स का बोर्ड बनेगा इस बात को डिटरमिन करने के लिए. और वंस ये इस्टेब्लिश हो जाए कि वाकई इसके साथ किसी भी किस्म का टॉर्चर हुआ है, और अगेन ये जो आपका मेंटल और इमोशनल टॉर्चर वाला कॉन्सेप्ट है, इसकी वो लीगल वैल्यू नहीं है एज़ कंपेयर टू फिज़िकल असॉल्ट या सेक्सुअल असॉल्ट जो आपकी बॉडी के ऊपर आता है उसके, क्योंकि उनके लिए बाकायदा प्रोफेशंस अवेलेबल हैं, उस वो मैकेनिज़्म ट्रिगर हो जाता है. सो इस वजह से इसकी वो डिटरमिन तो किया जा सकता है, बट वो इम्पैक्ट नहीं आता जितना फ़िज़िकल असॉल्ट से आता. बिल्कुल ठीक है. अच्छा सर, ये बताइएगा कि जब आपका फ़िज़िकल रिमांड पुलिस के पास है, आपका क्लाइंट उस पुलिस कस्टडी के अंदर, उस पुलिस स्टेशन में मौजूद है, फैमिली के क्या राइट्स हैं इस मामले में, कि क्या जब तक उनका एक अज़ीज़ जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर कैद है, तो क्या उनको इजाज़त है कि उससे मिल सकते हैं, क्या लॉयर को इजाज़त है कि उससे मिल सकते हैं? एज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस पुलिस अलाउ कर देती है. ठीक है. अच्छा, अलाउ इस तरह करती है कि उन्होंने जेल में यानी क्या वो कैद खाना सा बनाया होता है, सलाखें लगी होती हैं, और अमूमन एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस के जब इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही और उसको उधर बंद किया हुआ है, तो वो ये इतनी भी एक्सेस दे देते हैं कि खाना आ जाए, कपड़े आ जाएं और वो मिल भी लें. बट वो कहते हैं ना कि हार्ड केसेस मेक्स द बैड लॉ. ये प्रिविलेज और ये सारी चीज़ें हाई प्रोफाइल केसेस में, कईयों में तो घर से पक के आ जाते हैं खाने और बैठ के इकट्ठे खा लेते हैं, और कईयों के अंदर उसकी भी एक्सेस नहीं देती. और वही बात वही आपकी आ जाती है कि मेरे लिए ये एक इमोशनल और मेंटल टॉर्चर है कि मेरे साथ एक 379 का मुजरिम है, छोटी सी चोरी उसने की है, उसको आपने ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दे दिए, मुझे क्यों नहीं दिए, मेरे साथ क्यों ऐसा इम्तियाजी सलूक. और कुछ में हमारे यहाँ जिसे कहते हैं ना कि शाह से ज़्यादा शाह के ज़्यादा वफादार भी होते हैं, तो वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पैसे शैसे दे दिए और कहा जी इसके किसी घर वाले को मिलने नहीं देना. सो ये मिक्स एंड मैच प्रैक्टिस चलती है, बट इसकी कोई लीगल वो इम्पैक्ट नहीं है. वकील
हमारे यहाँ 99.9% जो पुलिस के साथ एक लॉयर की कन्फ्रंटेशन बनती है जो कि अनकॉल्ड फॉर है, वो इन्हीं मामलात के ऊपर बनती है कि तफ्तीशी आपको एक्सेस नहीं दे रहा होता। वो एक अलग डिबेट है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक्सेस देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। तो वो नहीं दे रहा होता तो वहाँ उनकी आपस में हो जाती है। बट अदालत के अंदर जब उसे रिमांड के लिए के आएंगे तो वकील के पास फुल एक्सेस होती है उस कोर्ट रूम के अंदर। आपने जो बात करनी है आप उससे कर सकते हैं, आपने जो उससे पूछना है उससे पूछ सकते हैं। उसके अगर टॉर्चर किया जा रहा है वो आपको, दैट इज़ द प्रेमिसेस जहाँ पे काउंसल क्लाइंट वो प्रिविलेज है वहाँ पे, ठीक है, कि वहाँ पे उस ड्यूरेशन में कि जिस एज लॉन्ग एज ही इज़ बिफोर द कोर्ट, तो आप जो मर्ज़ी उससे पूछें, जो मर्ज़ी मिले, जो मर्ज़ी आप लेके आए, वाई यू हैव टू गो टू अ पुलिस स्टेशन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर ये बताइएगा, एक जो बंदा अरेस्ट हो जाता है उसका तो फिज़िकल रिमांड मिल जाएगा, लेकिन अगर वो मुलजिम प्री अरेस्ट बेल करवा लेता है फिर क्या हो? बहुत अच्छा सवाल है कि मुझे समझ आई आपके इस सवाल से कि आपने जब वो अरेस्ट हो गया तो आपने तो उससे चीज़ें वगैरह रिकवर कर ली, तो अगर वो रिमांड की स्टेज ही ना आई, वो प्री अरेस्ट ही कंफर्म होगी उसकी, फिर क्या करेंगे? जी सर फिर वो स्टेज आती है इन्वेस्टिगेशन की। ठीक है, देखें, जब आपने बेल अप्लाई कर दी ना तो उसके बाद आप पे सॉलम ड्यूटी है कि आपने जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है। ठीक है, अच्छा, जो काम उसने अंडर कस्टडी आपसे करवाना था ना, वो अब विदाउट कस्टडी आपसे करवाएगा कि जी आप बताएं ये मुकदमा आप पे क्यों दर्ज है। मुद्दई को कहेगा अपने गवाह लेके आओ, अगर कोई हर्ट है तो उसका कहेगा मेडिकल करवाओ। सो दोनों में सिर्फ फ़र्क ये, दोनों में होती इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, रिमांड के उन 15 दिनों में भी इन्वेस्टिगेशन है और प्री अरेस्ट फाइल करने से कंफर्मेशन तक होती उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन है। बल्कि आई एम ऑफ द व्यू कि चलान की सबमिशन से पहले तक और या चलान कंप्लीट करने से पहले तक वो इन्वेस्टिगेशन का ही फेज़ रहता है, तफ्तीश होती रहती है। सिर्फ दोनों में ये फ़र्क ये है कि एक इन्वेस्टिगेशन के फेज़ में आप बिहाइंड द बार्स होते हैं, यानी आप अंडर कस्टडी हैं, पुलिस की कस्टडी में, और दूसरी में आप यू आर नॉट इन द कस्टडी ऑफ पुलिस। सो होता काम वही है जी, वही काम होता जी। तो इट्स मच बेटर टू से कि अगर आपके ऊपर खुदा ना खासा FIR हुई है तो इट्स बेटर टू टेक प्रिकॉशंस एंड गो फॉर द प्री अरेस्ट बेल रादर देन नॉट प्रिकॉशन, दे विल अरेस्ट यू। ठीक है, You have to get the pre-arrest bail. Now, what you need to do is कि hire a lawyer like Vishal to get your bail confirmed. सर ठीक है ना? सर सो वेरी काइंड ऑफ यू। अच्छा सर ये बताइएगा कि जुडिशियल रिमांड क्या होता है? हमने फ़िज़िकल रिमांड की तो बात कर ली, तो जुडिशियल रिमांड के बारे में बताएं कि जुडिशियल अगर एक फ़िज़िकल रिमांड दे दिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, देन वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ जुडिशियल रिमांड? फर्स्ट वो है क्या, उसकी ज़रूरत क्या? अच्छा, जुडिशियल रिमांड का जो कॉन्सेप्ट है ये शुरू होता है 14 दिन कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, यानी अब मुझे यानी एक कॉमन सेंस का सवाल है कि पुलिस के पास लॉ ये कहता है कि आपने 14 दिन तक रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। ठीक है, तो फिर वो किधर जाता है? फिर आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रिजन्स बनी हुई हैं, प्रिजन्स बनी हुई, उनको प्रिजन रूल्स डील करते हैं, जेल मैनुअल डील करता है। तो 14 दिन का रिमांड कंप्लीट होने के बाद या 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, जब जज समझे कि बस ठीक है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, अब जाओ इसे जुडिशियल करो, तो जज साहब उसी वो जो आपका रिमांड पेपर होता है उस पे उस मुल्ज़म को जुडिशियल कर देते हैं। जुडिशियल का मतलब ये होता है कि यहाँ पुलिस से लेके उनको एक ऐसी अथॉरिटी के पास जिसको प्रिजन बोला जाता है, जहाँ का सुपरिटेंडेंट है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, और वो एक डिफरेंट हायरार्की है, ऑल टुगेदर डिफरेंट हायरार्की है, पूरी की पूरी डिफरेंट दुनिया है। जैसे वो अगर कभी आपको अगर मौका मिले तो जेल में जाके देखिएगा कि सुपरिटेंडेंट उस टेरिटरी का बादशाह होता है कि अगर किसी पुलिस के IG ने भी आना है ना, ही कैन नॉट एंटर इनटू अ प्रिजन विदाउट द परमिशन ऑफ अ सुपरिटेंडेंट, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इंस्पेक्टर लेवल का बंदा होता है, इंस्पेक्टर लेवल का बंदा, ही इज़ द ऑल इन ऑल ऑफ दैट प्रिजन। तो आप वहाँ पे उसको, पुलिस वाले उसको वहाँ से लेते हैं अदालत से और जाके प्रिजन के अंदर सबमिट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, वहाँ पे भी एक डिफरेंट तरीका है कि उसका सबसे पहले पूरे वेयर अबाउट्स लिए जाएंगे, उसकी मेडिकल हिस्ट्री ली जाएगी, उसका मेडिकल कंडक्ट किया जाएगा, और वो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद उसको प्रिजन के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाता है। अब वो बंदा वहाँ पे जो करेगा, जैसा करेगा, वो प्रिजन रूल्स के तहत गवर्न होगा, सारा का सारा मैकेनिज्म। नाउ ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पुलिस। Now police is not responsible regarding the custody of that person because he's been deposited to a prison which is a judicial remand। और वहाँ पे फिर 344 के अंदर प्रोसीजर डिफाइंड है कि हर 14 दिन के बाद जब तक के चलान सबमिट नहीं हो जाता अंडर सेक्शन 173,
जब तक कि चलान सेंड टू कोर्ट नहीं हो जाता, हर 14 दिन के बाद उसको मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा टू एवेल्यूएट, हाज़िरी के लिए, देखने के लिए कि हाँ जी ये जेल के अंदर ठीक है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहते हैं आपका जेल रिमांड, जुडिशल रिमांड। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जब फिज़िकल रिमांड कंप्लीट हो गया तो उस बंदे को देयर एंड देन रिलीज़ क्यों नहीं कर दिया जाता? वाई ही हैज़ टू गो टू द जुडिशल रिमांड? अच्छा विशाल, अगर आप पिछले लेक्चर पे जाएं तो जब बेल का कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा था, वहाँ पे इस स्टेज को मैंने एड्रेस किया था, और वो स्टेज ये थी ज़ाब्ता फ़ौजदारी का सेक्शन 63 कि अगर इन्वेस्टिगेशन के अंदर इलाका मजिस्ट्रेट ये समझे कि कोई प्लॉजिबल एविडेंस रिकॉर्ड पे आ ही नहीं रही, तफ्तीश एंड फर्दरेंस हो ही नहीं लगी, उसके बाद ऑफेंस जो लगाया गया है वो बनता ही नहीं है, तो वो इलाका मजिस्ट्रेट की ये पावर मौजूद है कि उसको बेल ग्रांट कर सकता है वो, या उसको डिस्चार्ज कर सकता है। बट अगेन याद रखिएगा, डिस्चार्ज डज नॉट अमाउंट इक्विटल कि वो एब्जॉल्व हो गया अपने एलिगेशंस के साथ, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ही स्टिल हैज़ टू गो टू द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस एंड एवरीथिंग, वो चलान सबमिट होगा और सारा कुछ। बट द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ के जी वो उसको डिस्चार्ज कर सकता है। अच्छा, दूसरा फेज़ जो आपने यहाँ पे कहा कि जी उसको रिलीज़ क्यों नहीं कर देते, देखिए हमारी ज़ाब्ता फ़ौजदारी में एक तरीक़ाकार वज़ा है, और वो तरीक़ाकार ये कहता है कि जब एक बंदा 14 दिन का रिमांड काट ले तो फिर इलाका मजिस्ट्रेट उसको जुडिशल रिमांड पे प्रिजन अथॉरिटीज़ के पास हवाले कर देगा, और वहाँ से आप फिर अपनी बेल की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको आप ट्रिगर कर सकते हैं, उसको स्टार्ट कर सकते हैं। सो वो प्रोसीजर कानून के अंदर इस तरह वज़ा किया गया कि वो मैजिस्ट्रेट उसको रिलीज़ नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल इट is subject to section 63, otherwise he has to send that accused to the jail authority for the judicial remand। ठीक है। अच्छा सर, कुछ जनरल लॉज होते हैं और कुछ स्पेशल लॉज हैं, कुछ जनरल कोर्ट्स हैं और कुछ स्पेशल कोर्ट्स हैं, क्या दोनों तरफ सेम ही टाइम पीरियड है रिमांड के लिए या डिफरेंस हो जाता? अच्छा, वो एक फेमस कोटेशन है जी कि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज हो जाए जनरल लॉज का और स्पेशल लॉज का, स्पेशल लॉ प्रिवेल करते हैं। ठीक है। सो इन रेफरेंस टू दैट दो लेजिस्लेशंस फ़िलहाल एज ऑफ नाउ ऑफ द कफ मुझे याद आ रही हैं, एक नैब ऑर्डिनेंस और एक एंटी टेररिज्म कोड है, कि इनके अंदर ये डिफ़ाइन किया गया है कि 14 दिन प्लस 90 डेज़। ठीक। और वो 14 दिन का रिमांड तो हो ही गया, उसके बाद 90 डेज़ का होगा, क्योंकि उसके बाद अगर आप एंटी टेररिज्म एक्ट को देखें तो उसके अंदर भी 14 दिन और 90 डेज़ का। अदरवाइज़ अगर लॉ के अंदर, स्पेशल लॉ के अंदर रिमांड की प्रोविज़न अवेलेबल नहीं है तो फिर आपका जो जनरल लॉ है वो भी प्रिवेल करेगा कि 14 दिन से ज़्यादा आप रिमांड नहीं दे सकते। ठीक है, तो स्पेशल लॉ के अंदर 14 दिन के बाद उनका 90 डेज़ का पीरियड शुरू होगा। बिल्कुल। तो सर ऐसा क्यों है? क्या 14 दिन के अंदर इन केसेस के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं पूरी की जा सकती? जिन दो लॉज का मैंने आपको रेफरेंस दिया ना, अगर आप इनको देखें कि नैब ऑर्डिनेंस और लेट मी करेक्टेड माई सेल्फ हेयर कि अब इन्होंने रीसेंट अमेंडमेंट जो की है उसके अंदर इन्होंने 90 डेज़ का टेन्योर ख़त्म कर दिया। ठीक है। सो जो लेजिस्लेटर्स ने इसको पहले बनाया था तो उनके दिमाग में जो मंशा और मंतक थी वो यही थी, क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस के अंदर बहुत ज़्यादा पेपर बेस्ड एविडेंस हो सकती है, क्योंकि इसका डोमेन वाइट कॉलर क्राइम था, करप्शन था, एम्बेजलमेंट था, ये सारी चीज़ें थी, तो उसकी वजह से मल्टी डायमेंशनल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते थे, तो जिसकी वजह से एक एग्जॉस्टिव लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन जो आपका पीरियड था वो रिक्वायर्ड था, जिसकी वजह से इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। और कोरस्पोंडिंगली अगर आप देखें एंटी टेररिज्म के अंदर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 6 है दैट इज़ वेरी रॉन्ग कि जी खौफ व हरास फैल गया। ये एक लिटमस टेस्ट है किसी भी वकूए को 780 अट्रैक्ट करवाने के लिए कि जी खौफ व हरास फैल गया। दुनिया, द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टेक्स टेररिज्म वेरी स्ट्रिक्टली एंड दे नो इट फॉर अ फैक्ट कि व्हाट इज़ टेररिज्म, व्हाट इज़ नॉट। हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी टेररिस्ट बने हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स भी टेररिस्ट बनी हैं, लॉयर्स भी टेररिस्ट बनाया गया है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। और अभी रिसेंटली आप देखें सियासतदान भी बनते हैं, सो जो कि नहीं होने चाहिए। जो लॉ के अंदर जो मंतक और मंशा है टेररिज्म की वो बहुत डिफाइंड है, लेकिन हमने बहुत च्विंगम की तरह इसकी सेक्शन 6 की इंटरप्रिटेशन की हुई है, जिसकी वजह से आप 780 लगा देते हैं। बट अगर देखा जाए जो 90 दिन का टाइम है वो रखा ही सिर्फ इसलिए गया, टेररिज्म इज़ अ वेरी सीरियस थिंग। इट नॉट ओनली इम्पैक्ट्स द सोसाइटी, द कंट्री, द पब्लिक, ओवरऑल दुनिया के अंदर इट अफेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। कि अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर होती है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के अंदर जाता है। और पाकिस्तान हैज़ बीन द मोस्ट सफरिंग नेशन व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म।
इसके विक्टिम है हम लोग। सो इस वजह से ये एक प्रोलॉन्ग्ड इसके अंदर रखा गया ताकि पता किया जा सके डिटेल्ड के साथ कि ये क्यों, ये जो भी जिस बंदे को भी टेररिज्म के लिए इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, तो इस वजह से ये प्रोलॉन्ग पीरियड है। बट अगर ये नहीं है, किसी भी स्पेशल स्टैट्यूट में नहीं है, तो जो प्रिवेल करेगा वो 167 ही करेगा आपको। बिल्कुल ठीक है सर, हमने ऑलमोस्ट सारी ही रिमांड की चीज़ों को टच किया है और आपने बहुत डिटेल इसमें बात की है। मैं चाहूँगा जो मेरी तरह के यंग लॉयर्स जो अभी सिर्फ सीखना चाह रहे हैं वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके लिए कुछ आप टिप्स शेयर कीजिएगा कि अगर वो रिमांड के केस को डील कर रहे हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखें और किस तरीके से अपनी जो प्लीडिंग्स हैं इस पूरे केस के अंदर बेहतर कर सकते हैं। अच्छा विशाल, इसके अंदर प्लीडिंग्स का तो एज सच जिक्र नहीं है, एक्सेप्ट कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन मिसलिनियस मुतफर्रिक दरख्वास्त देनी है। अदरवाइज द मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिमांड स्टेज फॉर अ लॉयर इज़ एडवोकेसी। ठीक है। और बहुत अच्छी अच्छी जजमेंट्स ये आपके वो डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड होंगी, वो मैं आपको दे भी दूंगा जजमेंट्स, जिसके अंदर बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन के पैरामीटर्स क्या हैं, एक मैजिस्ट्रेट का रोल क्या है, वो इस चीज़ को डिटरमिन करे कि जी आया इन्वेस्टिगेशन फर्दर कोई इन्वेस्टिगेट कर भी रही है या पुलिस इज़ जस्ट सीकिंग द रिमांड फॉर द सेक ऑफ सीकिंग इट। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि आपने इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को हैम्पर नहीं करना, और सबसे बड़ी बात कि आपने इस पूरे प्रोसेस के अंदर अपनी क्लाइंट की ट्रू रिप्रेजेंटेशन देनी है। जो चीज़ें यहाँ पे, बल्कि एक और चीज़ आपको बताऊँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि पुलिस मुल्ज़िम का वर्जन रिकॉर्ड नहीं कर रही होती। ठीक है। देखिए, तफ्तीश का मतलब ये नहीं है कि जो कुछ मुद्दई ने कहना है, उसके गवाहों ने कहना है, वही सब आपने रिकॉर्ड करना है। आपने मुल्ज़िम और उसके गवाहान के बयानात भी रिकॉर्ड करने होते हैं। सो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि आप एज अ लॉयर इस चीज़ को इंश्योर करवाएं कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसके अंदर आपका मुल्ज़िम का स्टांस और डिफेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर नहीं आता, यू हैव अ राइट टू अप्रोच टू द मैजिस्ट्रेट कि सर हमारा वर्जन नहीं रिकॉर्ड किया जा रहा, तो मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर सकता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि मुल्ज़िम का वर्जन भी रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन सर अभी आपने बताया कि जो ज़िमनियाँ हैं वो तो वो है प्रिविलेज कन्वर्सेशन है, तो एज अ लॉयर आपको कैसे पता चलता है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या लिख रही है क्या नहीं लिख रही, अनलेस और अनटिल चलान ना आ जाए कोर्ट के अंदर? बिल्कुल, उसमें 161 के स्टेटमेंट्स हो रहे होते हैं। ठीक है। 161 ज़ाब्ता है फौजदारी के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस के बयानात लिखे जाएंगे। ठीक है ना। 161 के स्टेटमेंट तो लिखने हैं, और प्लस जब कोर्ट के अंदर वो आते हैं तो वो ये बताते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कि सर हमने ये तफ्तीश की है और ये वो, तो आपको एक आइडिया एज अ लॉयर हो जाता है कि ये वन साइडेड ट्रैफिक लेके चल रहा है या ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और दोनों साइडों की बात सुनने लगा हुआ है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ड्यूरिंग रिमांड आपका क्लाइंट आपको बता देगा सर मैं भी बंदे बुलाए सर, हमारा ये बयान ही नहीं लिखने लगा, हमारा वर्जन ही नहीं रिकॉर्ड कर रहा। सो उससे आपको एक आइडिया हो जाता है, यू पॉइंट इट आउट टू द कोर्ट कि सर ये इसका फर्स्ट वर्जन नहीं रिकॉर्ड कर रहा, एटलीस्ट उसका वर्जन तो रिकॉर्ड करे ना मुल्ज़िम का कि वो कहना क्या चाह रहा है। सो इस वजह से ये एक लॉयर का रोल है कि अपनी एडवोकेसी के अंदर वो उस प्रोसेस के अंदर वो फैसिलिटेट करे अपने क्लाइंट का वर्जन रिकॉर्ड पे लाने के लिए। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू रही मियां अली हैदर साहब के साथ ऑन द लॉ ऑफ रिमांड। हमने देखा रिमांड है क्या, कितनी टाइप्स का होता है, किस तरीके से डील किया जाता है और यंग लॉयर्स किस तरीके से अपनी एडवोकेसी स्किल्स को इसमें बेहतर बना सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम मियां अली हैदर साहब के साथ ही बहुत ज़्यादा क्रिमिनल लॉ के ऊपर बात करेंगे और वो वीडियोस इंशाअल्लाह ताला मज़ीद आपके लिए और आपके एडवोकेसी स्किल्स के लिए बेहतर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।